हाँ जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। इसको हमने लास्ट पार्ट में छोड़ दिया था अगले पार्ट के लिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 149 के सबसेक्शन नंबर 6 की, जो कि बात करता है कि भैया कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया कोई भी नाता नहीं होना चाहिए कंपनी का और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आपस में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि ये प्रूव कर सके कि भैया ये इंडिपेंडेंट है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसको सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 की जितने भी कंडीशंस बताए गए हैं उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाके वो किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा। और आपको अगर बेसिक्स बताऊं कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके का होगा, तो कहीं ना कहीं ये यहां पे देखना है कि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन तो नहीं है, चाहे इसके बीच में हो, चाहे इसके डायरेक्टर के साथ हो, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ हो, चाहे इसके किसी रिलेटिव के साथ हो, मतलब किसी भी तरीके से इन दोनों के बीच में कोई तालमेल तो नहीं है। और अगर है तो ऑब्वियसली बात है वहां डिपेंडेंसी आ जाएगी, वहां बाइसनेस आ जाएगा, वहां इन्फ्लुएंस आ जाएगा और ये बंदा इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू अ कंपनी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर हु फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो भी इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो कहलाएगा हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है सर। अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता कभी भी, होल टाइम डायरेक्टर ये भी नहीं होता और नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं होता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके ऊपर एक बहुत प्यारी क्लैरिफिकेशन आपको आगे मिलेगी। हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है कि नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है। नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह लोन देती है किसी भी कंपनी को, वो उस कंपनी के अंदर अपना एक डायरेक्टर बिठा देती है ताकि उसकी जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते तब तक उसकी सिक्योरिटी एक तरीके से बने रहे, वो बंदा देखरेख करे कि उसके पैसे डूब तो ना जाएंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बना देती है, जहां पे भी गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग वगैरह होती है। तो वहां पे भी नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली आपके अपॉइंट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो वो नॉमिनी डायरेक्टर इज डिफरेंट देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहता है तो बिठाएगा, गवर्नमेंट चाहती है तो बिठाएगी, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा नहीं जो कि चाहत पर डिपेंड करता है। दिस इज द एलिजिबिलिटी, मतलब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि आपका सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 4 बता के चलता है कि भाई साहब अगर ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज मस्ट। ठीक है, वो किसी के कहने पे नहीं होगा, वो आपकी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो किसी की चाहत पर डिपेंड करता है, नॉट रिक्वायर्ड एज पर द एक्ट। चलिए सर, बाकी इसके डिफरेंस को हम आगे और समझेंगे। इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे आपके इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। चलिए सर, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए भैया, क्या खूबी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नंबर 1, हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। भाई साहब बोर्ड को ऐसा लगना चाहिए कि जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, ऑब्वियसली बात है, करप्ट इंसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि उसके पास एक रेलेवेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब जिस टाइप का उसको काम करना है। जनरली आप देखोगे एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस में बात आती है कि उसके पास हर टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होगा वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, जिसको फाइनेंस के बारे में भी नॉलेज हो, मार्केटिंग के बारे में भी हो, बिजनेस के बारे में भी हो, सभी फील्ड की उसको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो वही हमारा एलिजिबल होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया बोर्ड, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड को ऐसा लगना चाहिए कि वो ईमानदार है, उसके पास एक्सपर्टीज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट कंपनी में तो उसमें कहा जाता है कि भाई साहब बोर्ड की जगह आप वर्ड क्या यूज करोगे, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मतलब कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द वर्ड बोर्ड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड्स मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट which is administratively in charge of the company or as the case may be the state government। मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनी चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो उनका बोर्ड होगा या जो डिपार्टमेंट होगा, मतलब जो मिनिस्ट्री होगी या जो डिपार्टमेंट होगी, उसको एज अ बोर्ड वर्ड की जगह ट्रीट आपको करके चलना है। नॉर्मल सी बात थी। चलिए नाउ दूसरा क्या आता है, हु इज और was not a promoter of the company or its holding subsidiary or associate company। मतलब कि वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। किस कंपनी का, जिस कंपनी की हम बात करें जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बनने जा रहा है, ना ही उसकी होल्डिंग कंपनी का, ना ही उसकी सब्सिडियरी कंपनी का, ना ही उससे रिलेटेड एसोसिएटेड कंपनी का। मतलब कि अगेन कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रमोटर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन दी कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी। मतलब कि वो जो व्यक्ति है वो उस प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहां तो कहा गया कि वो जो है वो प्रमोटर ही नहीं होना चाहिए, ना प्रमोटर कभी रहा हो ना प्रमोटर हो, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि जो उस कंपनी का प्रमोटर है उससे वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सपोज करो एक कंपनी है, इसका प्रमोटर है ए
और इसका भाई है बी, तो क्या बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा? कतई नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, इस कंपनी के प्रमोटर से रिलेटेड हो गया। ऐसी इस कंपनी का कोई डायरेक्टर है, उसका कोई रिलेटिव होगा, तो क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा? कतई नहीं बन पाएगा। या इनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन होगा, तो क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। एक चीज मैं आपको और यहां पे क्लियर बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा इसको स्पीड में लेके चलेंगे, रिपीटेड टाइप के पॉइंट आपको दिखाई देंगे। क्या कि भाई साहब कंपनी जो है और कंपनी का जो प्रमोटर है और कंपनी का जो डायरेक्टर है और इस कंपनी की जो भी होल्डिंग है, जो भी इस कंपनी की सब्सिडरी है, जो भी इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी है, दिस इज वन पार्टी। इसको आप मान के चलो ये एक पार्टी है। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर जो भी इसका रिलेटिव है या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई कंपनी है, ये एक पार्टी है। अब इन दोनों पार्टीज का आपस में किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही रिलेटिव का कंपनी के साथ, ना ही रिलेटिव का प्रमोटर के साथ, ना ही रिलेटिव का इनके साथ, ना ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इसके साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ। मतलब इसको कैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी तरीके में ये दोनों लोग आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, तो वो आपको बेसिकली यहां अलग अलग पॉइंट से समझाने की कोशिश की जाएगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग लिमिट्स दिए जाएंगे। लेकिन मुद्दा है कि इन दोनों के रिलेशन को दूर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भैया ये मिलते जुलते नहीं होने चाहिए, अगर होगा तो इन्फ्लुएंस आ जाएगा, अनबाइसनेस नहीं रह पाएगी। चलो जी, ओके। नेक्स्ट आता है हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्युनरेशन एज सच डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम or such amount as may be prescribed with the company, its holding subsidiary, associate company or their promoters, directors during the two immediately preceding financial year or during the current financial year। तो क्या कहा गया कि उस व्यक्ति का नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप, मतलब किसी भी टाइप का फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, अदर देन जो उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है वो अलग चीज है भाई साहब, जो वो रिम्बर्समेंट उसको एक्सपेंसेस का मिलता होगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो अलग चीज है। ठीक है, तो उसको छोड़ के और कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल टाइप का। और साथ ही में अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी उसकी टोटल इनकम है उसके 10% से ज्यादा की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर उस बंदे ने उस कंपनी के साथ कोई सेल परचेज करा है या कोई भी इस टाइप की ट्रांजैक्शन करी है, तो वो उसकी 10% से ज्यादा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। नाउ इसके ऊपर एक एमसी का क्लैरिफिकेशन आया। बेसिकली क्लैरिफिकेशन क्या था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन की जा रही है, सपोज करो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये ट्रांजैक्शन अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रही है, जो कि आपका सेक्शन 188 बताता है, जो कि एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में आपका सेक्शन 188 लगता है, जो कि ये कहता है कि अगर मैं किसी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो ये एएलपी के द्वारा किया गया जो ट्रांजैक्शन होगा वो आपका पेक्यूनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करवाता। मतलब कि सपोज करो एक कंपनी जो है वो एक माल किसी को बेचती है 100 रुपए यूनिट के हिसाब से और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी दे रही है 100 रुपए यूनिट के हिसाब से, तो कोई बाइसनेस का कोई सवाल उठता है क्या? नहीं उठता। इसको कहते हैं हम आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन करना जो कि हम जनरल पब्लिक के साथ भी उसी रेट पे कर रहे थे और इस व्यक्ति के साथ भी उसी रेट पे कर रहे हैं, तो देयर इज नो बाइसनेस, मतलब कि किसी भी टाइप का कोई इन्फ्लुएंस होने का यहां पे सवाल नहीं उठता। तो इस चीज को एमसीए ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई साहब अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो आपकी पेक्यूनरी रिलेशनशिप को एग्जिस्ट नहीं करवाती और वो आपकी पेक्यूनरी रिलेशनशिप का पार्ट भी नहीं बनती है। चलिए सर, एग्जम्पशन की बात करो कि भाई साहब 149(6) सबसेक्शन नंबर सी जो था, सॉरी क्लॉज सी जो था, 149 सबसेक्शन 6 का क्लॉज सी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाली, ये आपका गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सही मौज तो गवर्नमेंट कंपनी की आ रही है। भाई साहब कह दिया कि गवर्नमेंट कंपनी को इससे भी एग्जाम कर दिया गया, बशर्ते वही चीज है कि सेक्शन 137 और सेक्शन 92 के हिसाब से फाइलिंग के अंदर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए ना। अब तो बात हो गई थी किसकी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। अब कह रहे हैं कि भाई साहब कोई भी उसका रिलेटिव, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, अब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कैसा? कि भाई साहब किसी भी रिलेटिव ने उस कंपनी के सिक्योरिटी को होल्ड ना कर रखा हो या किसी भी प्रकार का उस कंपनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट ना हो। कब? पिछले 2 साल तक या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में। मतलब कि उसका कोई भी रिलेटिव ने उस कंपनी के अंदर किसी प्रकार की सिक्योरिटी होल्ड करके ना रखी हो और उस कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ना हो, उसका नहीं, उसके किसी भी रिलेटिव का। कब? जब वो अपॉइंट हो रहा है उसके पिछले 2 साल में या फिर जिस साल वो अपॉइंट हो रहा है उस करंट ईयर के अंदर। ना ही पिछले 2 साल में ना ही करंट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई साहब सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। कितनी तक की कर सकता है? 50 लाख रुपए तक की कर सकता है, उससे ज्यादा की नहीं। या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। तो इसको तो छोड़ ही दो फिलहाल,
प्रिस्क्राइब वाली बात को तो छोड़ ही दो, आपको ध्यान रखना है क्या, 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना तक अगर वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं उसके रिलेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और 50 लाख रुपीज, ठीक है। चलिए सर, तो पहले तो कहा गया कि सिंपली भाई होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर कह दिया गया नहीं जी इतना होल्ड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा होल्ड नहीं करोगे, अगर होल्ड करोगे तो फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे। अच्छा जी, कोई भी उसका रिलेटिव जो है वो इनडेटेड नहीं होना चाहिए कंपनी से, मतलब कंपनी से उधारी नहीं होनी चाहिए, कितने की, 50 लाख रुपए की, मतलब 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की उधारी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। कब, पिछले 2 सालों में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल कहलाएगा, अदरवाइज वो इनएलिजिबल हो जाएगा। किसी भी प्रकार की उसके रिलेटिव ने गारंटी ना दे रखी हो, ना ही किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी टाइप का कोई कनेक्शन होना चाहिए कंपनी के साथ, कंपनी, उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट वगैरह, प्रमोटर, डायरेक्टर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया गया, किसी भी उस कंपनी या कंपनी से रिलेटेड व्यक्ति या उससे रिलेटेड किसी और कंपनी के साथ कोई भी इस टाइप का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। कितने अमाउंट का, और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब कितना किया गया, अगेन वही 50 लाख रुपए, हर जगह वही है, ठीक है ना, सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब कितना किया गया, 50 लाख रुपए, तो आपको धीरे धीरे यही ध्यान रखना है 50 लाख रुपए। कब, तो उसमें भी हर जगह यही है भैया, पिछले 2 सालों में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहां पे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं करेगा। नौ, अगला आता है वही फिर से पेक्यूनरी रिलेशनशिप या पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन, लेकिन उसमें भी लिमिट कर दी गई कितनी, 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद दीज ट्रांजैक्शन रेफर टू इन क्लॉज 1, 2, 3, मतलब जो ऊपर के 3 पॉइंट बताए गए उन सबको जोड़ के 2% या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, कितने का, 2% का या उससे ज्यादा का, 2% ज्यादा किसका, ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम, मतलब जो भी कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 2% निकाल लो, 2% से ज्यादा ट्रांजैक्शन किसी भी रिलेटिव के साथ नहीं होनी चाहिए। कौन से रिलेटिव, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है उसके रिलेटिव के साथ। अच्छा, 2% के अंदर क्या क्या चीज जुड़ेंगी, तो ऊपर की जितनी बातें आ गई, मतलब शेयर सिक्योरिटीज वगैरह बातें आ गई, वो सभी को जोड़ के आपको 2% एक्यूमुलेट करना है, 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, और अगर ट्रांजैक्शन आपकी एएलपी पे होती है तो एमसी का क्लैरिफिकेशन ऊपर आ गया था कि अगर एएलपी पे होगी तो उस केस में वो पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन के अंदर कवर नहीं किया जाता, तो एएलपी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, ओके, आगे देखो, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, मतलब अब वो कह रहे हैं कि भैया ना तुम ना तुम्हारा कोई रिलेटिव क्या करेगा, होल्ड्स और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ केएमपी, मतलब ना वो केएमपी होना चाहिए, ना कभी केएमपी रहा हो, या फिर एम्प्लॉय रहा हो। कब, पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों में ना ही तुम या तुम्हारा जो रिलेटिव है वो उस कंपनी का केएमपी होना चाहिए, ना ही वो एम्प्लॉय होना चाहिए। लेकिन फिर नीचे आपको इसको क्लैरिफाई कर दिया गया कि भैया एम्प्लॉय के केस में 3 साल की कंडीशन की बात नहीं की जा रही है, मतलब हाउएवर इन केस ऑफ रिलेटिव who is an employee the restriction under this clause shall not apply for his employment during the preceding 3 financial year, मतलब कि वैसे पिछले 3 साल में अगर एम्प्लॉय रहा उसका कोई रिलेटिव तो चल जाएगा, लेकिन करंट में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन केएमपी की अगर बात करें तो केएमपी में आपका पिछले 3 साल वाला पॉइंट आपका वैलिड है, एम्प्लॉय में बेसिकली छूट दे दी गई कि भाई साहब एम्प्लॉय में पिछले 3 साल वाले पॉइंट का जो क्लॉज है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर केएमपी की बात करें तो केएमपी में ना ही आपका कोई रिलेटिव उस कंपनी के अंदर केएमपी रहा हो पिछले 3 सालों में कभी भी, ठीक है सर, ना ही आपका रिलेटिव जो है वो एम्प्लॉय हो, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो, एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड ऑफ अ फर्म ऑफ द ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी, मतलब कि जो भी आपकी कंपनी के ऑडिटर हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं या कॉस्ट ऑडिटर्स हैं, उनका एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर ना आप होगे ना आपका कोई रिलेटिव होगा। मतलब देखो कहां से रिलेट कर रहे हैं, एक कंपनी है, कंपनी का कोई ऑडिटर है, इस ऑडिटर में कहा जा रहा है कि भाई साहब इस ऑडिटर फॉर्म के अंदर ना ही आप एम्प्लॉय होनी चाहिए, ना प्रोप्राइटर होनी चाहिए, ना उसके पार्टनर होनी चाहिए, ना ही आपका रिलेटिव उसका एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर होना चाहिए। कब, पिछले 3 सालों में, क्योंकि पिछले 3 सालों में होगा तो अगेन आप रिलेटेड हो गए, कंपनी को आप जानते होगे क्योंकि आपने उस कंपनी का ऑडिट किया होगा या फिर आपके रिलेटिव ने उस कंपनी का ऑडिट किया होगा, तो अगेन आप इंडिपेंडेंट नहीं रह जाओगे। अच्छा जी, ये तो हो गया एक। फिर किसी भी कंसल्टिंग फर्म के अंदर ना आप एम्प्लॉय रहे हो, ना प्रोप्राइटर ना हो, ना पार्टनर रहे हो पिछले 3 सालों के अंदर, किसी भी कंसल्टिंग फर्म के अंदर दैट हैज और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म, मतलब कि कोई भी ऐसी कंसल्टिंग फर्म जिसका की ट्रांजैक्शन रहा हो इस कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडियरी होल्डिंग के साथ, एसोसिएट कंपनी के साथ
कितने का? 10% या उससे ज्यादा का। मतलब कि कोई भी इस कंपनी को अगर कंसल्टेंसी देता होगा और इस कंसल्टेंसी का जो अमाउंट रहा होगा वो 10% या उससे ज्यादा का रहा होगा, तो अगर इस कंसल्टेंसी फर्म के आप एम्प्लॉय पार्टनर या प्रोप्राइटर रहे हो या आपका रिलेटिव एम्प्लॉय पार्टनर या प्रोप्राइटर रहा है, तो उस केस में अगेन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहां पे फुलफिल नहीं करोगे। नाउ होल्ड्स टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि आप खुद और आपके रिलेटिव सब मिला के 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। अगर आपका अपना और आपके रिलेटिव सबका मिला के अगर आप होल्ड करते हो 2% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर, तो उस केस में भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी एनपीओ दैट रिसीव 20% ऑफ मोर ऑफ इट्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। मतलब कि एक कंपनी है, एक कंपनी जो है वो डोनेशन देती है किसी एनपीओ को, कितना देती है सर? 25% और मोर ऑफ इट्स रिसीव्ड। मतलब कि एनपीओ को अगर 100 रुपए मिलते हैं तो 100 रुपए में 25% या उससे ज्यादा जो होते हैं वो इस कंपनी से आ रहे हैं। और इस एनपीओ के आप क्या हो? चीफ एग्जीक्यूटिव हो, या फिर इस कंपनी के इस एनपीओ को क्या हो? आप डायरेक्टर हो। तो उस केस में आप इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं अगेन रिलेशनशिप है भाई। ऐसी कंपनी है जो कि डोनेशन देती है कि ऐसे एनपीओ को जिसको कि 25% ज्यादा इसी कंपनी से आता है और कहीं से आता ही नहीं है, तो अगेन कुछ ना कुछ झोल चल रहा है यहाँ पे। और अगर ऐसे एनपीओ का अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होगा या कोई डायरेक्टर होगा और उसको हम इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, और दैट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब ये चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर जो है वो होल्ड करता है इस कंपनी का 2% या उससे ज्यादा का टोटल वोटिंग पावर, तो उस केस में भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो अगेन ये तो वोटिंग पावर वाली सेम पॉइंट होगा जो पीछे भी रिलेट कर रहा था। नाउ who possess such other qualification as prescribed in Rule 5 of the Company's Appointment and Qualification of Directors Rule 2014। मतलब कि भाई साहब इतना सारा तो इन्होंने बता दिया, फिर कहा कि यार कुछ रह रहा है, ऐसा करते हैं हम रूल के अंदर डाल देंगे, जो बातें बच जाएगी वो हम रूल में डाल देंगे। तो इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस और बनाई जिसको उन्होंने डाल दिया रूल 5 के अंदर कि भाई साहब ये भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल पोजेस एप्रोप्रिएट स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन वन और मोर फील्ड ऑफ, किसके अंदर भाई साहब? एक के अंदर या इससे ज्यादा फील्ड के अंदर। किसमें? फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन और अदर डिसिप्लिन रिलेटेड टू द कंपनीज बिजनेस। मतलब जिस बिजनेस में कंपनी काम करती है उससे रिलेटेड जो भी और एरियाज होंगे उनके अंदर का उसके पास एक एप्रोप्रिएट स्किल्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाओगे। ठीक है, मतलब आपका एक्सपीरियंस जो होगा, जो आपकी एजुकेशन होगी वो काम आएगी कंपनी की। None of the relative of the independent director for the purpose of sub clause 2 and 3 of the clause D of 149(6) जो ऊपर बात कर चुके हम, is indebted to the company, its holding, subsidiary, associate company और promoters और director। मतलब वही चीज हो गई, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट का प्रोमोटर, उसका डायरेक्टर। इन सभी में से किसी से भी इंडेटनेस नहीं होनी चाहिए। किसकी? आपके रिलेटिव की। तो उस केस में आप एलिजिबल हो, अगर है इंडेटनेस तो आप एलिजिबल नहीं हो। और वही गारंटी और सिक्योरिटी वाली बात आ गई, अगेन उन्हीं सबके साथ आपकी कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। अगर ऐसा भी है, आपका नहीं आपके रिलेटिव का भी, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, लिमिट वही है जो पीछे दी गई थी, कितना? 50 लाख रुपए। लिमिट वही जो पीछे दी गई थी, फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50 लाख रुपीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, वही पिछला 2 साल या फिर करंट ईयर। तो सेम प्रोविजन है, लेकिन ये अब रिलेटिव के ऊपर लग रहा है, वो पहले आपके ऊपर लग रहा था कि भाई साहब आप होल्ड नहीं करोगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखो जी, अब ये तो हमने 49(6) पूरा समझ लिया, 149(6) जो था वो पूरा समझ लिया। 149(6) के अंदर कुछ बातें बताई गई, जो रह गई वो आपके रूल 5 के अंदर बता दिया गया। और कुल मिला के ये सारी चीजें हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट बनती है, जो कि आपके या आपके रिलेटिव का संबंध दर्शाती है उस कंपनी के अंदर जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहे हो, और उस कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सभी के बीच में। तो मैंने मोटा मोटा जो आपको बताया था कि भाई साहब संबंध आपको लेके चलना है कंपनी, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, इन सबके साथ उसका प्रमोटर और उसका डायरेक्टर, इनका रिलेशन आपको लेके चलना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसके रिलेटिव के बीच में। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बशर्ते थोड़ी बहुत लिमिट दे दी गई है 50 लाख का, 10% का, 2% का, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल। तो इन कंडीशन को आपको थोड़ा बहुत याद करके रखना है, और कुछ खास नहीं बताना चाह रहा ये सेक्शन और ये रूल। चलिए अगला आते हैं सब सेक्शन नंबर 7, जो कि बात करता है क्या कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर बंदिश दिखाई गई। क्या कहा गया कि भाई साहब तुम्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और एक बार नहीं देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा। मतलब कि तुम 149 सब सेक्शन 6 को फुलफिल करते हो और उसके अकॉर्डिंग तुम इंडिपेंडेंस को दर्शाते हो, इस चीज का तुम डिक्लेरेशन दोगे। कहां कहां दोगे? तो भाई साहब जब पहली बार तुम पार्टिसिपेट करोगे एज अ डायरेक्टर किसी भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो वहां पे डिक्लेरेशन दोगे। उसके बाद हर साल जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर भी डिक्लेरेशन दोगे। और अगर कोई भी चेंज हो जाता है और तुम इंडिपेंडेंट नहीं रह जाते हो, तो उस चीज के ऊपर भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा।
मतलब क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे के ऊपर डाल देगी कि बेटा अगर तू इंडिपेंडेंट है ना तो अच्छी बात है, और नहीं है ना तो बता दियो, अगर नहीं बताएगा ना तो खुद ही लपेटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 149 सबसेक्शन 6 को अगर फुलफिल करते हो तो आप पहली बार बताओगे पहली मीटिंग के अंदर जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया एज अ डायरेक्टर। उसके बाद जो भी हर साल पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर भी बताओगे हाँ जी मैं इंडिपेंडेंट, हाँ जी मैं इंडिपेंडेंट, इसके नारे लगाने हैं आपको। और अगर किसी भी वक्त आपकी इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाती है और इंडिपेंडेंस आप नहीं रह जाते हो तो उस केस में भी आपको इंटीमेट करना है, आपको डिक्लेरेशन देना है कि जी अब से इस डेट से मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन और दिस थिंग। ठीक है सर। अगला आता है कोड ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स, सबसेक्शन नंबर 8। तो बेसिकली ये कोड जो है ना ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 4 के अंदर दिया गया है। ठीक है, और उस कोड को बेसिकली फुलफिल करना होता है, तो इसके अंदर कुछ खास बात नहीं बताई गई सबसेक्शन नंबर 8 के अंदर। सबसेक्शन नंबर 8 आपको बस इतनी सी बात बता रहा है कि द कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन व्हाट शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज रिगार्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शेड्यूल 4 जो है वो क्या कर रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है, किस किस के ऊपर दे रहा है, प्रोफेशनल कंडक्ट, रोल एंड फंक्शंस, ड्यूटीज, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, प्रोविजंस रिगार्डिंग सेपरेट मीटिंग, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। मतलब कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं कंपनी के साथ उन सभी के ऊपर गाइडलाइंस दी गई। कहां पे दी गई, शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो कहा क्या जा रहा है भाई साहब, कंपनी को भी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी इसको प्रॉपरली अबाइड करके चलना है, इसको फॉलो करके चलना है, इस कोड को पारंपरिक तरीके से आपको अपनाना है, इसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, आपको बस याद रखने वाली बात यही है कि भैया शेड्यूल 4 को फॉलो करके चलना होता है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 9 की तरफ। बात कर रहा है क्या, रेम्युनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो भाई साहब रेम्युनरेशन में बेसिकली उसके लिए क्या बात बताई गई कि कितना रेम्युनरेशन उसको मिल सकता है और कितना नहीं मिल सकता और क्या चीजें हैं उसके अंदर। तो आपको पता होगा कि जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 197 और सेक्शन नंबर 198, जो कि एक लिमिट बताता है कि भाई साहब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता, इस टाइप की बात करता है सेक्शन नंबर 197 और सेक्शन नंबर 198। आगे चल के आप पढ़ोगे। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 और 198। मतलब इन सेक्शन को ध्यान में रखते हुए एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे रिसीव रेम्युनरेशन बाय वे ऑफ, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिल सकता है किस रूप में, एक तो फी मिल सकती है, ठीक है जी दे दो। दूसरा कि जब भी वो बोर्ड मीटिंग या किसी भी मीटिंग को अटेंड करेगा तो जो भी उसके खर्चे लगेंगे उसको रिम्बर्स किया जा सकता है। और तीसरा कि प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज में बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स, मतलब कि भाई साहब अगर प्रॉफिट होगा तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। इस टाइप से भी अगर कोई कमीशन देना चाहती है मेंबर्स, अगर उसको अप्रूव करती है तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दे सकते हैं, ताकि इससे परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मन लगा के काम करेगा कि हाँ भाई अगर कंपनी की जो प्रॉफिट है वो इस लिमिट से अगर ऊपर जाएगी तो मुझको 1% मिलेगा, भाई साहब दिमाग लगा के काम करेगा फिर तो वो। तो इस टाइप की चीज अगर डिसीजन मेंबर्स लेते हैं और अप्रूव करते हैं तो इस टाइप की जो कमीशन है वो भी मिल सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 197, 198 और ध्यान रखते हुए आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या क्या दे सकते हो, फीस दे सकते हो, रिम्बर्समेंट कर सकते हो उसके एक्सपेंसेस का, जो भी वो बोर्ड मीटिंग या अदर मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए खर्च करता है, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी उसको दिया जा सकता है अगर मेंबर अप्रूव करे तो। लेकिन क्या नहीं मिल सकता, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। क्यों, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन दे दोगे तो भाई साहब शेयर होल्डर बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा तो फिर से अगेन इंडिपेंडेंस की खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए उसको स्टॉक ऑप्शन नहीं देना, मतलब उसको किसी भी तरीके से आपको कंपनी से जोड़ना नहीं है, कंपनी से उसको इंडिपेंडेंट ही रख के चलना है। ठीक है सर, तो यही इसको एक पिक्चराइज कर दिया गया, इंटाइटल किसके लिए और नॉन इंटाइटल किसके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक नोट आया जिसके अंदर एक रूल की बात की गई और रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। रूल बहुत इंपॉर्टेंट क्या था कि भाई साहब किसी भी प्रकार का आपको पक्षपात नहीं करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टर्स को दी जाती है सिटिंग फीस, तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कम सिटिंग फीस दो और जो अदर डायरेक्टर्स हैं आपकी कंपनी के उसको ज्यादा सेटिंग फीस दो। इसके लिए आया गया रूल नंबर 4। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014, सिटिंग फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन द सिटिंग फीस विच इज पेबल टू अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी अदर डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है उससे कम नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिटिंग फीस। तो ये कंडीशन लगा देगी ताकि पक्षपात ना हो बेचारे के साथ, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से कहते हैं ना कि अगर हम उसको फीस कम देंगे और फिर बोलेंगे बेटा फीस तेरे को ज्यादा देंगे अगर तू हमारे हिसाब से काम करेगा, तो अगेन उसकी इंडिपेंडेंस जो है खतरे में आ जाती है। इसलिए इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल लाया गया ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे, उसको ये श्योरिटी रहे कि भाई साहब फीस में तो मेरे साथ कोई खेल नहीं सकता, जितना सबको मिलेगा उतना मुझे भी मिलेगा। नाउ बात आती है टेन्योर की।
सबसेक्शन नंबर 10 और सबसेक्शन नंबर 11 बात करता है टेन्योर के बारे में कि भाई साहब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कितने टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। तो उसको कहा गया कि भाई साहब जो टर्म होगा, टेन्योर के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो टर्म का आता है, तो 2 टर्म के लिए अपॉइंट किया जाएगा और एक टर्म जो हो सकता है वो मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। इसका क्रक्स ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा वो कंपनी के अंदर मैक्सिमम 10 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। मैक्सिमम 10 साल, 10 साल से कम हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको देखो एक बनाया गया है क्या, टर्म, क्या वर्ड दिया गया, टर्म, और टर्म जो हो सकता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 साल का। सपोज करो टर्म बनाया हमने 4 साल का, और टर्म कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 2, ये आगे पढ़ोगे आप। तो 4 साल के अगर हमने टर्म बनाया और 2 है तो कुल मिला के कितना उसने सर्व किया, 8 साल। टर्म मैं 2 साल का बना सकता हूं, तो 2 साल इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 साल ही होगा। लेकिन टर्म मैक्सिमम 5 का बनेगा, तो 5 का अगर होगा तो भी 2 टर्म कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 10 साल होगा। कभी भी 6 साल का टर्म नहीं बना सकते, 5 या उससे कम ही बनाना है, दैट इज अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। और 5 साल का 2 टर्म होगा, उसके बाद आपको कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा जो कि 3 साल का होता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट क्या है, ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। ठीक है, तो उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और दूसरा बोर्ड रिपोर्ट में आपको उसका डिस्क्लोजर देके चलना है कि भाई साहब इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने रीअपॉइंट किया है। नाउ according to first proviso of section 116 subsection number 1, an independent director reappointed to second term under section 149 subsection number 10 shall be removed by the company only passing by a special resolution। मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सपोज आपने रीअपॉइंट किया और आगे चल के आप चाह रहे हो कि मैं उसको रिमूव करूं, उसको निकाल दूं, तो निकाला तभी जाएगा जब आप पास करोगे क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन। अदरवाइज आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। मतलब जब हम रिमूवल को समझेंगे तो वहां के से रिलेटेड ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया कि वैसा अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करना है, वो भी वो वाला जो कि रीअपॉइंट हुआ है सेकंड टर्म में, पहला टर्म खत्म होने के बाद सेकंड टर्म में उसको रीअपॉइंट किया गया और अब आप चाहते हो कि उसको रिमूव किया जाए, तो रिमूव तभी किया जाएगा जब आप पास करोगे क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑल्दो ये बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा जब हम रिमूवल वाला सेक्शन पढ़ेंगे जो कि लेटर ऑन आपका इसी चैप्टर में डील किया जाएगा। चलिए जी आगे, लिमिट ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस, तो भैया ऑफिस का कितना होल्ड कर पाएगा वो, तो शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। 2 टर्म्स और एक टर्म कितने का हो सकता है, 5 साल का। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि 10 साल से ज्यादा मैक्सिमम वो होल्ड नहीं कर सकता। देन कूलिंग पीरियड कितना मिलेगा, तो कूलिंग पीरियड आपका 3 साल का। मतलब कि एक बार आपका एलिजिबिलिटी एक्सपायर हो गया, मतलब कि आपके 2 टर्म पूरे हो गए, आपके 2 टर्म पूरे हो गए इस डेट पे, तो उसके बाद 3 साल तक आप कंपनी से नहीं जुड़ सकते हो, ना ही डायरेक्टर के थ्रू, ना ही किसी और मैटर में। मतलब किसी भी तरीके से आप डायरेक्टर या किसी और तरीके से भी कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकते हो। दैट इज कूलिंग पीरियड। आप आराम करोगे यहाँ पे, उसके बाद आप अगेन एलिजिबल हो जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कूलिंग पीरियड दिया गया, हाउएवर ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years ऑफ सीजिंग टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 3 साल आपके पूरे हो गए एलिजिबिलिटी खत्म होते हुए, तो उसके बाद आप दोबारा से अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हाउएवर ड्यूरिंग द सेड पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल तक आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन और बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब किसी भी तरीके से किसी भी कैपेसिटी में आप कंपनी से जुड़े हुए नहीं रह सकते हो इस 3 साल में। इस 3 साल आपको बिल्कुल कंपनी से दूर चले जाना है। नाउ it is clarified that for the purpose of subsection 10 and subsection number 11 of section 149, any tenure of an independent director on the date of commencement of the Companies Act 2013 shall not be counted as a term under those subsections। मतलब क्या हुआ, तो वैसे यहाँ कहा गया 2 टर्म और 2 टर्म में कहा गया 5-5 साल का। अब सपोज करो कि कंपनीज एक्ट आया 1/4/2014 को, इससे पहले से बंदा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में चलता आ रहा था, लेट से 8 साल से 10 साल से, कुछ भी कह लो, तो क्या ये 8 साल जो होगा वो आगे की काउंटिंग के लिए रेलेवेंट है, तो वही क्लैरिफाई किया गया, बिल्कुल भी नहीं। पहले से बंदा कितना उसने सर्व कर चुका है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, वो इररेलेवेंट है। आपको यहाँ पे फ्रेश 2 टर्म देखने हैं और एक टर्म आपका 5 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, एक्ट आने से पहले की कहानी को आपको भूल के चलना है। नाउ इसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी दी गई है जो मैंने आपको ऑल्दो एक्सप्लेन कर दिया गया है कि भाई साहब लेस देन 5 years के लिए परमिसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कहा गया कि 5 साल नहीं होना चाहिए। लेस देन 5 years कोई भी टर्म हो सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी आप टर्म बना सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक, ओके। नाउ जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे। मतलब कि कुल मिला के आप ऐसा समझ लो कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर जो सर्व करेगा वो लेस देन हमेशा 10 years ही होगा। 10 years से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा। उसके बाद उसको कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा जो कि कितना मिलेगा, 3 साल का। उस 3 साल में वो कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं कर सकता, उससे मिलता जुलता नहीं रह सकता है। ना क्या कोई लाइबिलिटी है, सबसेक्शन नंबर 12 बताता है आपको लाइबिलिटी के बारे में। क्या
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी चीज के लिए लायबल होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। किस चीज के लिए लायबल होगा? कि अगर उसने जानबूझ के उसकी नॉलेज में रहते हुए कोई भी गलत काम हुआ तो उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपको ये चीज पहले बता दी गई थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी जो होता है वो होता है क्या, एक प्रकार से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब कि जो कंपनी के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कंपनी के रेगुलर ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बस डिसीजन मेकिंग वगैरह में, पॉलिसी फ्रेमिंग वगैरह में उनका रोल होता है, बाकी वो दूर से रहते हैं, कंपनी के रेगुलर ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ऐसे होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये दोनों व्यक्ति लायबल हैं, दोनों व्यक्ति जो है वो लायबल है किसके लिए? एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय अ कंपनी, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई कंपनी से, which had occurred with his knowledge, मतलब उनकी नॉलेज में है, ये उनकी नॉलेज में रहते हुए हुआ, attributable through board processes with his consent or connivance or where he had not acted diligently, मतलब कि भाई साहब उनको बिल्कुल ध्यान पूर्वक वहां पे अपनी जागरूकता दिखानी चाहिए थी, बिल्कुल सही से सचेत होकर आपको देखना चाहिए था। आप अगर सही से दिमाग लगाते, आप अपनी आंखें खुली रखते तो ये गलत काम नहीं होता, ये ओमिशन या कमीशन नहीं होता, लेकिन आपने डिलीजेंटली काम नहीं किया या फिर आपने जानबूझ के अपना कंसेंट दे दिया, आपको पता था और आपने कहा बोर्ड तू कर ले जो तेरे को मनमानी करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग अ प्रमोटर और की मैनेजर पर्सनल शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर जानबूझ के करेंगे तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन सभी गलत कामों के अंदर। नाउ रिटायरमेंट बाय रोटेशन, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई साहब कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर आपका रिटायरमेंट बाय रोटेशन का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, मतलब सेक्शन नंबर 52 का सबसेक्शन नंबर 6 और सबसेक्शन नंबर 7 था जो कि डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो रिटायर बाय रोटेशन ही नहीं होगा तो सबसेक्शन नंबर 7 जो है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का, वो भी उनके ऊपर नहीं लगेगा। नाउ नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनी डायरेक्टर, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इसकी क्लैरिफिकेशन जस्ट दी गई है बड़े से पैराग्राफ में, मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूं, पूरा रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पहले पता होना चाहिए नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है। सर नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? नॉमिनी डायरेक्टर वो होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को क्या देती है? लोन देती है। वो कहती है भाई साहब मैंने तुम्हें लोन दिया और मेरा पैसा डूब ना जाए और मेरे पैसों में नजर बनी रहे, इसलिए मेरी ये शर्त है कि तुम मेरे द्वारा चुने गए एक व्यक्ति को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपनी कंपनी में बिठाओगे, तो कंपनी को बेचारे को बिठाना पड़ता है। साथ ही में कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब मेरी होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, इसलिए मैं इस व्यक्ति को जो चाहता हूं उसको मैं एज अ नॉमिनी डायरेक्टर इस कंपनी में बिठाना चाहता हूं। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कहती है या कह सकती है, लेकिन ये इनके चॉइस के ऊपर है। चॉइस का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक चाहे तो बिठाए चाहे तो ना बिठाए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नॉमिनी डायरेक्टर बिठाए चाहे तो ना बिठाए, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? इट इज अ कंपल्शन, इसमें चॉइस नहीं है कि कोई चाहे तो करे कोई चाहे तो ना करे, तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप नहीं कह सकते कि ये एक प्रकार से नॉमिनी डायरेक्टर ही होता है, ऑल्दो नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंटली काम करता है, लेकिन इसके ऊपर आ गया चॉइस, इसकी कंडीशन, इसके सर्कमस्टांसेस जो है वो डिफरेंट है, इसका सेक्शन डिफरेंस है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं लाता कंपनी के ऊपर, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है 149 सबसेक्शन नंबर 4 ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लेके आता है, तो इसलिए इनका आपस में कोई लेना देना नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसी चीज को बेसिकली यहां समझाया गया है कि भाई साहब ये डिफरेंट होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप नॉमिनी डायरेक्टर से रिलेट करके नहीं चलोगे। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये एक एडिशनल कंडीशन आई जो आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होंगे, सपोज करो एक कंपनी है, इस कंपनी के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है, और इसके अलावा 5 और डायरेक्टर्स भी हैं। चलिए जी, अब यहां पे क्या कंडीशन आई कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होंगे उनकी ऊपर एक शर्त है कि भाई साहब तुम 3 डायरेक्टर जो होंगे, सिर्फ 3, बाकी लोग नहीं होंगे, बाकी मेंबर्स नहीं होगा, कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, सिर्फ 3 डायरेक्टर जो हो ये तुम लोग एक साल में एक मीटिंग जरूर करोगे। मतलब कि भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबके साथ बैठते हैं, शेयर करते हैं चीजों को, तो ये चीजें सबको पता लगती है, लेकिन इनके दिमाग की जो उपज है इनके लिए कहा गया कि तुम एक बार अपने सारे पॉइंट्स आपस में डिस्कस करके एक मीटिंग जरूर करना, और जो भी कंक्लूजन पे आते हो उसके बाद तुम फर्दर आगे डिस्कस करो बाकी लोगों के साथ बाकी मीटिंग के अंदर। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि भाई साहब तुम्हें एटलीस्ट एक मीटिंग एक साल में जरूर करनी है विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ही होंगे उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, the independent directors are required to hold at least one meeting in a financial year without the attendance of non-independent directors and members of the management। ना मैनेजमेंट का कोई बंदा होगा ना नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और उनको साल के अंदर एक मीटिंग ऐसी रखनी होगी। ठीक है सर, ना आपने सारे सेक्शन शुरू हुए, आपके सब सेक्शन 4 से शुरू हुआ था बेसिकली, और ये आगे तक चला आपका। कहा क्या जा रहा है
कि भाई साहब ये जितने भी थे आपके 149 के जितने भी सबसेक्शन हमने ऊपर पढ़े, ये सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होते, उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। बशर्ते वही है कि भाई साहब उन्होंने डिफॉल्ट ना किया हो फाइलिंग के अंदर, जो कि फाइलिंग होती है सेक्शन 137 की और सेक्शन 92 की। अगर डिफॉल्ट नहीं किया होगा तो वो एग्जेम्प्टेड है। जितने भी हमने प्रोविजन ऊपर पढ़े ये सारे के सारे सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर नहीं लगाए जाते, नहीं एप्लीकेबल होते। चलिए सर, दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑल्दो हमने इसको 2 पार्ट में कवर किया, लेकिन काफी सारी अच्छी अच्छी बातें थी इसके अंदर। पहला पार्ट बिल्कुल सटीक था, छोटा था और बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर रहा था। सेकंड पॉइंट जो था वो एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था कि आपको क्या चीजें समझ के चलनी है, कि क्या चाहता क्या है। उसके अंदर जो मेन एरिया हमारा लेके गया वो लेके गया आपका 149.6, जिसके अंदर काफी सारी बातें थी और इसके आपको क्रक्स को लेके चलना है। ऑल्दो ये काफी बड़ा है, लेकिन आप इसके क्रक्स को अगर समझ जाओगे कि ये चाहता क्या है। 2 ऐसे लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं होने देना चाहता, और अगर होता है तो वो कहता है कि वो एलिजिबल नहीं है, फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट नहीं करते। तो उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी कंडीशंस है उसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। जब आप उसको टेक्निकली लिख लोगे या दिमाग में सेट कर लोगे 2-4 बार पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा कि हाँ भैया इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, जिसके बेस पे केस स्टडी होंगे, जिसके बेस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे। इसके अलावा जितने भी हमने देखे सबसेक्शन नंबर 6 के बाद, वो सारे छोटे छोटे टू द पॉइंट बातें करके गया और टू द पॉइंट आप उसको आराम से याद कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बात करेंगे और रिमेनिंग सेक्शंस के ऊपर। टिल देन इतना ही, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द वेरी बेस्ट।